सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम इजीली समझ सकते थे कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पे हम उसमें मोल्स, वॉल्यूम, क्वांटिटी एज वेल एज उसका वॉल्यूम को हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। क्लियर है? अब देखो, जैसे आज हमें पढ़ना है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक बार स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रिवाइज करते हैं। तो वहां पे क्या हमने सीखा कि जनरल ये एक रिएक्शन थी N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ओके, इट मीन्स इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ओके, सो अगर इसको हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा, मोल्स 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 मोल ऑफ H2 to produce 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्लियर है कि 1 मोल जो होगा N2 का 3 मोल H2 से रिएक्ट करेगा और 2 मोल अमोनिया बनेंगे। ठीक है, अब अगर सपोज, ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड होता है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो सपोज यहां पे गिवन मोल्स में बात कर देता हूं। गिवन मोल्स, जो गिवन मोल्स हैं वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 हैं। क्लियर? और इसके 3 ही हमने रखे। क्लियर? ये 2 है, ये 3 है। तो रिएजेंट जो होगा हमारा रिएक्टेंट साइड है उनमें से ही डिपेंड करेगा, उसी पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करेगा। तो इन दोनों में से मुझे पहले एक लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बतानी होगी। क्लियर? तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट रिक्वायर। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या है, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट रिक्वायर। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए, जिसमें एक लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और एक एक्सेस रिएजेंट होगा, या फिर मैनी अदर भी होंगे। क्लियर? अगर उनमें से एनी वन ऑफ देम इज इन लिमिट, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किस पे डिपेंड कर जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे। ठीक है, बात यहां समझो। क्लियर? तो यहां गिवन मोल्स क्या है, 2, यहां पे 3 और प्रोडक्ट की मोल्स बतानी है। क्लियर? अब अगर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो उसका नॉर्मल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था कि 1 मोल रिक्वायर है 3 मोल H2 के साथ। ठीक है, 3 मोल H2 के साथ 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर है 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर? अब यहां पे क्वेश्चन में क्या कर दिया कि 2 मोल तो N2 रखा और 3 मोल H2। अब हमें पता है कि H2 का 3 मोल के लिए 1 मोल जो N2 का है वो सफिशियंट है। ठीक है, तो यहां पे H2 क्या है, 3 ही मोल है और N2 का सिर्फ 1 मोल सफिशियंट है। तो यहां से 1 मोल तो क्या रह गया, रिमेनिंग। 1 मोल क्या रह गया, रिमेन। ठीक है, ये कंज्यूम हो चुका टोटली और ये यहाँ पे 1 मोल बच गया N2, क्योंकि 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल N2 ही सफिशियंट था। और वहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा भाई, ये तो 1 मोल रिमेन रह गया। तो इट मीन्स ये तो क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। इसको हम कह देते हैं एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हम शॉर्ट में LR से रिप्रेजेंट करेंगे अब। ठीक है, तो इट मींस इसके मोल्स के रेशियो के हिसाब से ही प्रोडक्ट के रेशियो बनेंगे। तो जो ओरिजिनल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वहां पे क्या था, 3 मोल्स जो H2 होंगे तो 2 मोल्स अमोनिया बनेंगे। तो फिलहाल अब इस क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट H2 ही है और इसके कितने मोल्स है, 3 मोल्स। तो प्रोडक्ट भी कितने मोल्स बनेगा, 2 मोल। क्लियर हुआ? चलो एक दूसरी हाइपोथेटिकल कंडीशन देते हैं कि गिवन मोल्स इस बार क्या है, N2 के गिवन मोल्स सपोज यहाँ पे 4 हो गए। गिवन मोल्स यहाँ पे क्या है, 4, और यहाँ पे H2 के जो गिवन मोल्स हैं वो क्या है, 9। ठीक है, और हमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को बताना है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करोगे, हमें ये पता है कि 3 मोल्स H2 के लिए 1 मोल्स N2 सफिशियंट है।
3 मोल H2 के लिए 1 मोल N2। क्लियर? तो 1 मोल H2 के लिए कितने? 1/3 मोल N2। और यहां पे कितने गिवन है? 9 मोल्स। तो 9 मोल H2 के लिए 1/3 इंटू 9 दैट इज 3 मोल N2 रिक्वायर होंगे। तो जब हमारे पास 9 मोल H2 है तो यहां से हमें रिक्वायर कितने होंगे? ओनली 3 मोल्स। तो इसमें से 3 मोल्स रिक्वायर हो गए, इट मीन्स 1 मोल ये फिर से बच गया। तो ये तो यहाँ पे बच गया और ये टोटली कंज्यूम हो गया। तो जो टोटली कंज्यूम हो जाए रिएक्शन के अंदर वो हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट देखो अब भाई, जो इसका ओरिजिनल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था ये था, जो हमारी इक्वेशन होगी उसके हिसाब से देखना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसमें देखो कि इसके 3 मोल्स के लिए यहाँ पे 2 मोल्स प्रोडक्ट बन रहा था। जब 3 मोल्स H2 रिएक्ट कर रहे थे, 2 मोल यहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि 3 मोल के लिए 2 मोल अमोनिया बन रहे थे 3 मोल H2 से। तो 1 मोल H2 से क्या बनेंगे? 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया। और कितने मोल्स ऑफ H2 हैं? 9 मोल्स। तो 9 मोल्स से बनेंगे 2/3 इंटू में 9 दैट इज 3 दैट इज 6। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बनेगा? 6 मोल्स। क्लियर हुआ? तो प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के ही अकॉर्डिंग बनाना होगा। ठीक है? इस चीज को लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या करो? एक एग्जांपल कंसीडर करो। सपोज घर में कोई गेस्ट आ रहा है। क्लियर? वहां पे सपोज मुझे चाय बनानी है। ठीक है? मेरे पास हाँ क्या है कि 4 कप चाय के लिए यहाँ पे दूध सफिशिएंट था मेरे पास। और वहाँ पे जो गेस्ट और एक्स्ट्रा अगर सपोज गेस्ट आ जाते हैं तो उस केस में मेरे पास वाटर तो जो होगा वो एक्सेस में होगा, बट जो मिल्क होगा वहाँ पे मुझे तो कितने 4 कप के लिए ही था अवेलेबल। और अगर वहाँ पे अदर एक्स्ट्रा गेस्ट आ जाते हैं तो उस केस में जो मिल्क होगा मेरे पास उतना नहीं सफिशिएंट होगा, मिल्क तो टोटली कंज्यूम हो चुका होगा। इट मीन्स मिल्क तो वहाँ पे हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, जबकि वाटर वहाँ पे क्या है? एक्सेस में है। तो जो चाय बनेगी वो किस पे डिपेंड कर गई? मिल्क पे, ना कि वाटर पे। तो जो वहाँ पे प्रोडक्ट बना टी वो किस पे डिपेंड कर गया? मिल्क पे। और मिल्क हमारा क्या था? लिमिट में। तो इट मीन्स जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी पे डिपेंड करेगा क्या? प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग, देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग हमने जो भी इक्वेशन थी उसको लिखना सीख लिया था कि सबसे पहले क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं N2 वाली ही बात कर लूँ, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है? तो इस इक्वेशन को हमें कैसे लिखना था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3। और हमें यह होता था कि इनमें से किसी एक का भी मोल्स पता लग जाए तो हम उसको कंपेयर कर देंगे किसी भी अदर से, और वहां से जो जिसका नंबर ऑफ मोल्स हमें रिक्वायर्ड होगा या वेट होगा, मोल्स हो गए, वॉल्यूम होगा, कुछ भी रिक्वायरमेंट वो हम इजिली कैलकुलेट कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट इस केस में क्या होगा? अगर हमारी प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट की है, प्रॉब्लम अगर हमारी लिमिटिंग रिएजेंट की है तो उस केस में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सपोज मुझे इसका निकालना है नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट का, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? जो इन दोनों में से लिमिट में है। अब ये नहीं है कि इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो और इसके साथ भी, इन दोनों में से किसी एक के साथ ही कंपेयर करोगे अगर प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट की है तो। ठीक है? तो सपोज ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए इसके अंदर, तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको इसके साथ कंपेयर कर दोगे तो प्रोडक्ट की क्या होगी? फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यही पॉइंट अभी मैंने बताया कि लिमिटिंग रिएजेंट पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिपेंड करेगी। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। अब हम ये कहते हैं कि कोई भी इक्वेशन गिवन है उसमें मुझे कैसे पता लगे कि वो प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट की है या नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं कि सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के केस में हम उससे कंपेयर करेंगे कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा।
और अगर हमें ये पता ही ना चले कि वो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उस केस में हम उसको अगर सपोज अदर रिएक्टेंट से कंपेयर करके और फिर उसका मास या मोल्स निकाल दें, तो वो केस तो क्या हो जाएगा, गलत। तो इट मीन्स हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये लिमिटिंग रिएजेंट से बिलोंग करती है या नहीं। तो इसके लिए क्या करोगे, जो भी इक्वेशन गिवन है, जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन मान लेता हूं कि हाइपोथेटिकल इक्वेशन मेरे पास गिवन है 2a प्लस 8b गिव्स 6c प्लस 4d। ठीक है, ये मेरे पास एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन गिवन है। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टू प्रेडिक्ट क्या करना है हमें, ये प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट से बिलोंग करती है या नहीं करती। तो स्टेप 1 जो होगा वो क्या करना है, हमें नंबर ऑफ जो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ए और बी के, ठीक है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी मेंशन होंगे। सपोज इसका मास मेंशन होगा या वॉल्यूम मेंशन होगा, तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स हम इसका निकाल सकते हैं। ए कोई भी सब्सटेंस होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, तो उसका हमें मास, वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे। ठीक है, सपोज मैं कह देता हूँ इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, गिवन है। ए के यहाँ पे 10 मोल्स हैं, बी के यहाँ पे 80 मोल्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंफॉर्मेशन डाटा गिवन है। अब हम मुझे यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और मुझे लिमिटिंग रिएजेंट भी फाइंड आउट करना है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है तो, और नहीं है तो लिमिटिंग रिएजेंट की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इन सबको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, जो अभी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में हमने देखा था। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट कि क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट से प्रॉब्लम बिलोंग करती है या नहीं। तो क्या करोगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए लो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लो, ए का 2, बी का 8, दैट इज 1/4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इन दोनों का रेशियो लो 10/80, दैट इज इक्वल टू 1/8। क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हैं? ये जो रेशियो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, दोनों क्या इक्वल हैं? नहीं है। तो अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, अगर ये इक्वल नहीं आते तो इट मीन्स वो एल की प्रॉब्लम है, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। अगर लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है तो इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, तो उसके लिए क्या करोगे, जो हम यहाँ पे प्रोसेस करते कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, हमें सिर्फ रिएक्टेंट साइड देखना है। फिलहाल इसमें रिएक्टेंट साइड देखना है मुझे, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए दो ही रिएक्टेंट है, तो दोनों की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए 10, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी 80, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी दैट इज 8, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 10, इसकी वैल्यू आ गई 5। तो ये रेशो जिसका कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो इसका रेशो यहाँ पे कम है, वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। इट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो क्या हो, लीस्ट, वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या रह गया कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो प्रोडक्ट में सी और डी बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी जो होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ए। तो ए के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सी और डी की वैल्यू मेजर करनी है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होगा, ए के अकॉर्डिंग। तो देखो अब क्वेश्चन में, सो ए जो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो चुका है। अब क्या करना है, इस कंप्लीट इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, और या फिर ये कह दो कि रिएक्टेंट साइड से सिर्फ और सिर्फ किसको लेना है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ए के लिए लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। क्लियर, ये हो गई इक्वेशन।
अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मुझे पता है कितने 10, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी पता है कितना 2। इक्वेट कर दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी मुझे पता है कितना 6, वैल्यू पुट कर दो 10/2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन में 6। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आ गए 10 × 660 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 30। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आ गए। सिमिलरली डी के लिए कंपेयर कर दो, चाहे तो अभी इससे कंपेयर कर दो चाहे इससे कंपेयर कर दो, जब एक की वैल्यू आ चुकी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी जो होंगे अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी इक्वल टू यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। तो वो वैल्यू कितनी आई 10/2 इक्वल टू 10/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी यहाँ पे गिवन है कितने, सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी कितना 4, वैल्यू पुट कर दो नंबर ऑफ मोल ऑफ डी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 इक्वल टू 10/2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ डी आ गया 10 × 4 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20। तो नंबर ऑफ मोल्स सी आ गए और डी आ गए। अब हमें अगर ये पता नहीं होता कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है तो हम इसके साथ भी कंपेयर कर सकते थे। अगर इसके साथ कंपेयर करते हो तो देखो क्या हो जाता कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दैट इज 80, नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी दैट इज 8 इक्वल टू हम इसके कंपेयर कर देते कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन में 6। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी जो होता ये सिंप्लीफाई करो 10 × 6 60 हो जाता, और यहाँ पे ओनली क्या है 30। तो प्रोडक्ट जो होगा ये वाला आंसर सही होगा, ये क्या हो गया गलत। किसके अकॉर्डिंग होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ना क्या है बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है या नहीं है। उसके लिए क्या करोगे कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट है उनका रेशो अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स के रेशो के इक्वल आ जाता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट की, और अगर इक्वल नहीं आता तो इट मीन्स वो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद सिंपली सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये गिवन है कि इफ 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एल्यूमिनियम जो है किसके साथ रिएक्ट कर रही है यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम को देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और हमें पता है क्या बनाएगा अपना ऑक्साइड Al2O3। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट या लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट तब अप्लाई कर सकते हैं जब ये इक्वेशन क्या हो, बैलेंस हो। तो सबसे पहले इक्वेशन को क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें मेटल को देखना होगा। मेटल इस साइड एल्यूमिनियम 2 और यहाँ पे 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो वही 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम 4 हो गए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई। क्लियर? तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इसके लिए क्या डाटा गिवन है, एक तो 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, इसका मास है 54 ग्राम, रिएक्टेड विद 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास है 160 ग्राम, और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लिख देता हूं मैं, इसका 4 है और इसके लिए 3, और इसका क्या है 2, और इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X जो है हमें नहीं पता, वो मेजर करना है। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है, कि किसी के साथ कंपेयर कर दे या किसी एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ, रिएक्टेंट के साथ हमें कंपेयर करना है। तो क्या करोगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो लो, दैट इज 4/3, इसका और इसका रेशो, ये 4/3 आ गया। मोल्स का रेशो लो, मोल्स यहाँ पे दिए हुए नहीं है, तो क्या करोगे, मोल्स निकालने होंगे। यहाँ पे गिवन मास गिवन है, तो गिवन मास है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू गिवन मास 54 अपॉन में मोलर मास एल्यूमिनियम का 27, दैट इज 2 मोल्स आ गए एल्यूमिनियम के। ऑक्सीजन के नंबर मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू गिवन मास 160, मोलर मास 32,
तो दैट इज 5 मोल्स। तो इसका रेशियो देखो 2/5। क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हैं? नहीं है। इट मीन्स ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है तो यहां से लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करो। क्या करना होगा? इनका रेशियो लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2। रेशियो निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एल्यूमिनियम का 4, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 5, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 3। क्लियर? तो 2/4 5/3, तो 2/4 कितना है? 0.5 और ये 5/3 दैट इज इक्वल टू 1.6 के समथिंग। इट मीन्स जो एल्यूमिनियम है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। इट मीन्स एल्यूमिनियम जो है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे इक्वेशन जो लिखी जाएगी किसके अकॉर्डिंग? एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग। तो अब इक्वेशन को लिखते हैं एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने आए थे हमारे पास? हाँ, दैट इज 2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2 नहीं पता मुझे, x लिख देता हूं इसको। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें पता है कितना? 2। तो यहां से सिंप्लीफाई कर दो, x इक्वल टू 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 1। x इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 जो था वो आ गया इक्वल टू 1। अब जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स आए 1, गिवन मास हमें नहीं पता, मोलर मास इसका यहाँ पे 102 हो जाएगा Al2O3 के लिए। तो यहाँ से मोलर गिवन मास क्या हो जाएगा? 102 इंटू 1 दैट इज 102 ग्राम। क्लियर है? तो ये यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट होता है। आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे क्लोज होता है कंप्लीटली। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट हमारा बिल्डअप होता जाएगा। क्लियर है? तो ये दैट्स ऑल, दैट चैप्टर 1 इज फिनिश्ड। नाउ वी विल मूव ऑन टू चैप्टर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम।